हेलो दोस्तों, हाय हेलो नमस्ते। एंड पहले वीडियो इचिको इची में वो थोड़ा बड़ा हो गया था शायद। सो आज हम समराइज करेंगे और देखेंगे थिंक्स एंड ग्रो रिच। थिंक एंड ग्रो रिच ये बुक नेपोलियन हिल के द्वारा लिखा गया है। तो थोड़ा सा हम नेपोलियन हिल के बारे में देख लेते हैं। एंड सो नेपोलियन हिल का जन्म 1883 में हुआ था और एक बार कार्निगो के साथ जब वो इंटरव्यू में गए तो कार्निगो ने इंटरव्यू लिया। तो क्योंकि वह एक अपने फादर के साथ काम करते थे राइटिंग का, तो उसने उन्हें सजेस्ट दिया कि तुम एफोर्ड करो और स्टडी में लर्निंग में इन्वेस्ट करो, और वहाँ से उनका ये कैरियर शुरू हुआ यानी लिखने का। यानी कि कैसे रिच लोग सक्सेस होते हैं और उनके लाइफ स्टाइल के बारे में, थॉट स्ट्रेटेजी के बारे में। तो नेपोलियन हिल ने 20 ईयर्स यानी पर्सनली उन्हें खुद रिसर्च करने में, खोजने में लगा दिया कि कैसे सक्सेसफुल और रिच हम बन सकते हैं। तो दोस्तों रियली कोई भी रिच और सक्सेसफुल हम सभी बन सकते हैं, क्योंकि नेचर की ओर से हम सबको एक इक्वली पावर मिला है, इक्वली समय मिला है, इक्वली स्ट्रेंथ मिला है। सो बट सक्सेस पाने के लिए हमें कुछ नेचर का जो लॉ है उसको पूरा करना पड़ता है, उसको फॉलो करना पड़ता है। सो इस चैप्टर में कंटेंट है पहला डिजायर यानी हम जानते हैं कि डिजायर क्या होता है। डिजायर एक फंडामेंटल से एक टूल है ह्यूमंस के लिए, यानी हम डिजायर के ही कारण कुछ भी कर पाए। क्योंकि यदि हम देखेंगे तो पहले हम केव में रहते थे और केवल डिजायर के कारण ही हम आज यहाँ तक पहुँच पाए। तो डिजायर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, बट डिजायर को हमें कंटिन्यू बनाना पड़ेगा। क्योंकि जैसे फायर होता है तो फायर को जलने के लिए उसे कोई ऑब्जेक्ट चाहिए, उसी प्रकार हमारे डिजायर को कंटिन्यू बनाए रखने के लिए कुछ ऐसा ऑब्जेक्ट चाहिए जिससे कि हमको मोटिवेट कर पाएँ और कंटिन्यू उसे बड़ा कर पाएँ। यानी अपने डिजायर को हम एक सही तरीक़ा से मॉडिफाई करके और एक अच्छा एक हेल्दी डिजायर करके हम और अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। तो डिजायर इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट्स फंडामेंटल, एंड बिकॉज ऑफ डिजायर वी विल लिव। सो डिजायर मस्ट बी first initial step to become success. Suppose if we don't have any desire, तो हम कैसे कुछ नहीं कर पाएंगे। सो डिजायर का जीने का डिजायर, यदि हमें लाइफ में कोई इंटरेस्ट नहीं होगा जीने के लिए, तो डिजायर ही नहीं होगा तो फिर हम लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाएंगे। सो डिजायर इज इम्पॉर्टेंट, डिजायर का होना जरूरी है। नेक्स्ट फेथ। तो दोस्तों यूनिवर्स में एक ऐसी पावर होती है कि जो भी हम सोचते हैं उसे पूरा करने में वो हमारी मदद करती है। और मन का जो हमारा माइंड है उसका भी यही लाभ है कि जो चीज़ को हम सोचते हैं उस हमारी सारी एनर्जी बॉडी की और माइंड की उसी चीज़ को सोचने में लग जाती है और उसे पूरा करती है, और ये नहीं जानती है कि वो सही है गलती। इसलिए यहाँ पर बोला गया है कि हमें एक पॉजिटिव कंटिन्यू थॉट को कल्टीवेट करना है। आगे हम इसमें देखेंगे। तो फेथ बहुत एक भोजन की तरह है, जैसे हम भोजन लेते हैं उसी प्रकार से फेथ इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो जीवन में हमें जीने के लिए फेथ तो जरूरी है। जरूरी नहीं कि हम भगवान पर ही विश्वास करें, फेथ हम खुद पर भी कर सकते हैं, यूनिवर्स पर कर सकते हैं, नेचर पर कर सकते हैं, एंड अपना जो पर्सनल व्यू है उस पर भी, यानी हम फेथ खुद कर सकते हैं। वी आर ए सुपर बीइंग्स, मतलब हमें प्रकृति की ओर से बनाया गया है, तो हम एक अपने आप में कंप्लीट है। एंड वी स्टैंड एंड फील योरसेल्फ, यू आर ए बीइंग एंड यूनिवर्स इज विद इन अस, यूनिवर्स इज इन यू। सो फेथ इज आल्सो सेकंड टूल टू बिकमिंग सक्सेस। तो फेथ रखकर यदि हम कोई काम करते हैं पूरी लगन के साथ, और जैसे कि कृष्ण ने कहा है कि कर्म करो लेकिन फल की चिंता नहीं। सो हमें फेथ रख के कंटिन्यू अपने जो काम है यानी जो जीवन का जो ड्यूटी है उसको परफॉर्म करना है, और उसके बारे में सोचना नहीं है फेल हुआ तो क्या हुआ, या यदि नहीं तो कंटिन्यू वर्क करना है, एंड रिजल्ट देना नेचर का काम है। ऑटो सजेशन मतलब हो गया कि खुद को सुझाव देना, खुद को समझाना। कई बार हम लोग डिप्रेस हो जाते हैं, कई बार हम लोग एंगर हो जाते हैं जब कोई काम हमारे अकॉर्डिंग नहीं हो, या कोई हमें रिग्रेट कर देता है, रिजेक्ट कर देता है, क्रिटिसाइज करता है, तो हम अपने आप को सैड हो जाते हैं और उस एनर्जी में अपना सारा उसी एक पॉइंट पे हम अपना सारा एनर्जी वेस्ट कर देते हैं और सोचने में कि उसने मुझे ये क्यों बोला ऐसा। तो ऑटो सजेशन मतलब हम खुद को अपने आप को सलाह दें, खुद को मोटिवेट करें, खुद को लाफ करें, सेल्फ एडमायर करें। क्योंकि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, जैसा हम कॉन्शियस माइंड उसको कमांड देगा वैसे ही सबकॉन्शियस माइंड रिएक्ट करेगा। यदि हम कॉन्शियस माइंड को देखें तो वो फार्मर है, सबकॉन्शियस माइंड एक बहुत बड़ा उपजाऊ भूमि है, लेकिन वो बहुत पावरफुल है। जैसा एक कमांड देंगे वैसा हम, और इस चीज़ को समझने के लिए हम ये सबकॉन्शियस पावर ऑफ सबकॉन्शियस बुक को हम पढ़ सकते हैं, ताकि और डीप में हम ब्रेन को समझ पाएंगे।
स्पेशलाइज्ड नॉलेज का मतलब है कि जो भी हमें स्कूल कॉलेजेस से और ट्यूशन में पढ़ाया जाता है वो नॉलेज से फैक्ट नहीं है, वो नॉलेज हमारे लाइफ में उतना काम नहीं करती है प्रैक्टिकल लाइफ में। सो प्रैक्टिकल लाइफ में हमें एक ऐसे नॉलेज की जरूरत है जिससे कि हम अपने लाइफ को चला पाए, जिससे कि हम अपने लाइफ को अच्छा से जी पाएँ, एंजॉय कर पाएँ। सो स्पेशलाइज्ड वैसा नॉलेज हमें कुछ खास जानकारी है जिससे कि हम पैसा यानी जिसके थ्रू हम अर्निंग कर पाएँ। सपोज जैसे आपको ऑटो की जानकारी है कि ऑटो बनाने की, तो आप ऑटो बना सकते हो। रॉकेट बनाने की जानकारी तो आप रॉकेट बना सकते हैं। सो इस एक ऐसा नॉलेज स्किल होना चाहिए जिसके थ्रू हम अपने अपग्रेड कर पाएँ, अपने आप को ग्रो कर पाएँ। इमेजिनेशन भी बहुत बड़ा एक पावर है यूनिवर्स की ओर से हम सबको गिफ्ट मिला है, क्योंकि जो किताबों में लिखा है और जो चीज़ हम देखते हैं वो ज़रूरी नहीं कि वो सब एक लिमिटेड है, लेकिन हमारा इमेजिनेशन माइंड जो है बहुत पावरफुल है और वो उस चीज़ को भी इमेजिन कर सकता है एंड क्रिएट कर सकता है जो चीज़ एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करती है हमारे यूनिवर्स में। तो जो भी डेवलपमेंट जो भी हमने देखा है चारों ओर हम सब देखते हैं, सो एक किसी ना किसी एक पर्सन का थॉट ही होगा जो कि एक टैंजिबल फॉर्म में आज है। ऑर्गेनाइज प्लानिंग मतलब कि हमारा लाइफ जो है वो एक, जैसे हमें कहीं जाना है तो हमें ट्रेन पकड़ना होगा या किसी मीडियम को सहारा लेना होगा जाने के लिए। सो उसी प्रकार से जो हम सबका लाइफ मिला है, सो लाइफ को मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी है। यदि हम अपने आप में खुद में मैनेजमेंट नहीं करें कि मुझे क्या करना है, तो हमारा टाइम ऐसे ही चला जाएगा। सो मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो वहाँ पर ऑर्गेनाइज हम करेंगे अपने लाइफ को कि किस डायरेक्शन में हमें जाना है, अपने लाइफ को कैसे मैनेजमेंट करेंगे ताकि हम कोई भी मेरा काम इंपॉर्टेंट नहीं छूटे। सो यहाँ पर ऑर्गेनाइज प्लानिंग करना है, यानी एक लाइफ को अलग अलग डिपार्टमेंट में बांट देना है ताकि अपने आप में चैनलाइज होकर अपने आप में फ्लो हो, अपने आप में हमें ज़्यादा एफर्ट करने की जरूरत ना पड़े। डिसीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो डिसीजन हम सबके जीवन में डिसीजन का बहुत बड़ा रहती है। कई बार हम डिसीजन अगर नहीं अच्छा से लेंगे तो गलत भी हो जाएगा। सो डिसीजन हमें बहुत सोच समझ कर, और डिसीजन हम तभी हमें लेना चाहिए जब हम डीप मेडिटेशन में हो, यानी हमारा माइंड से रिलैक्स हो, काम हो, तो हम डिसीजन लेंगे। बहुत सबसे मशवरा लेंगे, सबसे पूछेंगे क्या, लेकिन हम खुद से डिसीजन लेना चाहिए हम सबको, ताकि क्योंकि डिसीजन जो है इज अ टर्निंग पॉइंट ऑफ लाइफ। डिसीजन कैन मेक यू और डिस्ट्रॉय यू। परसिस्टेंस हम सीख सकते हैं अब गौतम बुद्ध से, मोहम्मद से, जीसस से। परसिस्टेंस यानी जो भी हमारा थॉट है, जो भी हमारा आइडिया है, जिस पे हम काम कर रहे हैं, उसमें कंटिन्यूटी रखना, यानी उससे पीछा नहीं होना। इवन बहुत सारे प्रॉब्लम, जैसे यदि हम प्रॉफिट मोहम्मद को देखेंगे तो उनके लाइफ में बहुत सारा, जब वो इस्लामिक यानी जो फेथ जो था, इस्लाम के फेथ को जब प्रचार कर रहे थे, तो उनको बहुत यानी प्रॉब्लम आ रही थी, लेकिन वो अपने गोल पे डटे रहे। यानी परसिस्टेंस होना बहुत चाहिए। यदि हम बुद्धा को देखें तो बुद्धा कई महीनों और टाइम तक मेडिटेशन करते रहे, लेकिन फिर भी और बहुत सारा प्रॉब्लम आया। तो रेसिस्टेंस का होना यहाँ पर जरूरी है, ताकि हम अपने जब तक यानी लास्ट तक हमें जब तक हम उस गोल को प्राप्त ना कर ले तब तक हमें रेसिस्टेंस होना है। पावर ऑफ मास्टरमाइंड, क्योंकि हमें पता है दोस्तों कि एक इंसान के पास सभी नॉलेज होती नहीं है। सो हमें कुछ ऐसे मास्टरमाइंड को हायर करना होगा, ऐसे ग्रुप में हमें क्रिएट करना होगा जहाँ से हम अपने आइडिया को और जो भी हमारा प्लान थॉट्स है और अपने आप को अपग्रेड कर पाएँ, लर्न कर पाएँ, और भी और मास्टरमाइंड्स के साथ हम अपने आइडिया को यानी शेयर कर पाएँ और उसके साथ एनालाइज कर पाएँ। क्योंकि हम अपने आइडिया को सबके साथ एनालाइज नहीं कर सकते, सबके साथ शेयर नहीं कर सकते, क्योंकि वे लोग नहीं समझेंगे या वे लोग क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं। तो हमें वी नीड अ मास्टरमाइंड मतलब एक हमें ऐसे लोगों की जरूरत जो कि यानी लाइक अस सिमिलरली, और एक ऐसा क्रिएट ग्रुप करेंगे जिससे कि हम अपने थॉट्स को, लाइक जो स्टीव जब एप्पल का ये फाउंडिंग कर रहे थे, तो उन्होंने भी यानी एक मास्टरमाइंड क्रिएट किया था जिसके साथ वो अपने आइडिया को शेयर करते थे और उस पर अपग्रेड करते थे, इंप्रूवमेंट करते थे, काम करते थे। सबकॉन्शियस माइंड दोस्तों, इस बुक को जो यानी जोसेफ मर्फी जो है ऑथर, सबकॉन्शियस माइंड को बहुत अच्छा से बताया है। सबकॉन्शियस माइंड यानी हम लोग का कॉन्शियस माइंड एक फार्मर की तरह है, और सबकॉन्शियस माइंड एक नौकर की तरह है जो खेत में काम करता है। लेकिन जो नौकर जो है बहुत एक किसान से भी बहुत बड़ा पावरफुल है, मालिक है, लेकिन वो अपने मालिक को कमांड मानता है। तो कॉन्शियस माइंड जैसा कमांड देगा वैसा ही हमारा सबकॉन्शियस माइंड उस चीज़ को फॉलो कर, उस चीज़ को कन्वर्ट कर देगा और उसी को करेगा, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड हमारा एक्चुअली यानी द माइंड का जो लॉ है, जो कॉन्शियस माइंड के थ्रू कमांड दिया जाता है सबकॉन्शियस को, वही सबकॉन्शियस उसको टर्न करके और परमानेंट स्टोर कर देता है, और वही हमारे हैबिट में, क्योंकि हमारा जो भी न्यूरॉन्स है उसमें एक न्यूरोपाथ बन जाता है और वह हैबिट में टर्न हो जाता है, जिससे कि ब्रेन एनर्जी को सेव करता है ताकि दूसरे काम में, नेक्स्ट वर्क में हम उसको दे पाए, इन्वेस्ट कर पाए।
नाउ सेक्स मिस्ट्री ऑफ सेक्स ट्रांसम्यूटेशन। मिस्ट्री ऑफ सेक्स ट्रांसम्यूटेशन हम जानते हैं दोस्तों कि सेक्स एक ऐसी यूनिवर्स की एक ऐसी गिफ्ट है, नेचुरल गिफ्ट, जिससे कि हम अपने लाइफ यानी ह्यूमन स्पीसीज को मेंटेन कर पाते हैं और इससे हम क्रिएटिविटी यानी एक क्रिएटिविटी फोर्स है नेचर का। तो हमें इस एनर्जी को ये फायर की तरह है, फायर से हम भोजन को भी बनाते हैं और फायर से हम खुद को भी जला सकते हैं। सो फायर को यदि हम अच्छे से यूज करेंगे तो हम अपने लाइफ को अच्छे एक मीनिंगफुल बना सकते हैं। सेम वे द सेक्सुअल एनर्जी इज वेरी पावरफुल एंड वी कैन बी यूज्ड इट इन ए क्रिएटिव इन ए पॉजिटिव वे। सो यहाँ पर ऑथर ये कहते हैं कि जो भी हमारा जो एनर्जी, क्योंकि यही सबसे हाईएस्ट एंड इफेक्टिव एनर्जी होता है जिसे हम कई बार तो हम कंट्रोल नहीं करते हैं। सो इसको कहते हैं कि जब वो एनर्जी आए तो उसको टर्न कर देना है दूसरे एनर्जी फॉर्म में, लाइक इन द रीडिंग, लाइक इन द यानी ऐसे कामों में जहाँ पर हम ग्रो कर पाएँ, लाइक मेडिटेशन कर सकते हैं। उस समय उस एनर्जी को हमको ट्रांसम्यूटेशन कर देना है, चेंज कर देना है दूसरे ऊर्जा में। एंड ब्रेन हम क्योंकि देखिए ब्रेन दोस्तों, ब्रेन जो होता है अभी तक तो साइंस भी पूरे अच्छे से ब्रेन को नहीं समझ पाया है। सो ब्रेन को समझना कठिन हो सकता है, पर हो सकता है फ्यूचर में ब्रेन को और अच्छे से भी समझ जाए। सो ब्रेन को हम अगर समझे तो ब्रेन एक हम लोग का कई लेयर होता है, पार्ट होता है। ब्रेन एक फिजिकल पार्ट है जिसको हम छू सकते हैं, लेकिन हमारा मन जो है एक सॉफ्टवेयर की तरह है जिसको हम छू नहीं सकते हैं। थ्रू मेडिटेशन एंड बाय प्रैक्टिसिंग कुछ ऐसे टेक्निक्स और हैबिट है जिसको थ्रू हम करके अपने माइंड को शार्प और प्योर, क्योंकि जब माइंड से क्लीन एंड फ्रेश रहेगा, ज़्यादा उसमें अननेसेसरी नॉलेज नहीं रहेगा, स्टोर नहीं करेंगे, तो माइंड हमारा एक अच्छा से हेल्दी वे से वर्क करेगा और फास्टली काम करेगा। द सिक्स सेंसेस से यानी यूनिवर्स जो है एक अपने आप में एक बहुत बड़ा ब्रेन है, माइंड है। यूनिवर्स के पास भी माइंड होता है जो कि सब चीज़ इन्फॉर्मेशन को, जैसे कि हमारे पुरानों और इतनी बताया कि आकाशीय रिकॉर्ड है जहाँ पर ऑल नॉलेज इज रिस्टोर। तो जितने भी वर्ल्ड्स के इन्फॉर्मेशन नॉलेज है वो सब एक ऑलरेडी स्टोर है एक यूनिवर्स में इन द कोड फॉर्म में यूनिवर्स ने किया है, ताकि वो कंटिन्यू ऐसे ही लाइफ को क्रिएट कर पाए, बना पाए। सो हम मेडिटेशन में जाकर और रिलैक्सिंग कोई एक्टिविटी करके ही अपने उससे इंट्यूशन जो पावर होता है उसको हम बढ़ा सकते हैं, और उससे हम यूनिवर्स से कनेक्ट करके अपने लाइफ यानी जो भी इवेंट है उसको हम देख सकते हैं, और अपने आप को और भी यानी फैक्ट जो ट्रू एजुकेशन है उसको हम रिसीव कर सकते हैं। क्योंकि सब चीज़ जो किताबों में और जो हमें वर्ल्ड से मिलता है वो सब चीज़ सही नहीं होता। सो ये केवल हम इंट्यूशन के थ्रू ही उसको रिसीव कर पाएंगे, इंट्यूशन के थ्रू ही हम उसको समझ पाएंगे जब हम एक यूनिवर्सल में, क्योंकि जब भी हम मेडिटेशन करते हैं तो हमारा माइंड रिलैक्स और काम हो जाता है और वह एक यूनिवर्स के साथ कनेक्ट होने लगता है, जिससे कि हम बहुत सारा वैसे नॉलेज को समझ सकते हैं, प्राप्त कर लेते हैं जो कि बुक में भी नहीं होता है। एंड हाउ टू बी आउट 6 fear of ghost, यानी 6 ghost of fear। ऑथर यहाँ पर लास्ट में बोलते हैं कि 6 ghost होता है, 6 fear of ghost, और पहला क्या है, द fear of poverty। दोस्तों यदि क्योंकि देखिए यूनिवर्स में सब कुछ एक यानी ड्यूअल नेचर में काम करता है। यदि हमारे पास पॉवर्टी है तो हम उसमें वर्क करें, मेहनत करें और अपने आप को अपग्रेड कर पाएं, जिससे कि हम पॉवर्टी को दूर कर पाएं। फिर क्रिटिसिज्म से हम सबको डर लगता है। सो क्रिटिसिज्म को हम एक पॉजिटिव वे में लें। यदि हमें कोई क्रिटिसाइज करता है, हम समझे कि वो कुछ बोल रहा होगा या ऐसे है, तो फिर भी हम उसको बातों को इग्नोर कर देना, हमें सुनना नहीं, अपने आप को कंटिन्यू अपग्रेड करना है, ग्रो करना है। और क्योंकि यूनिवर्स में दोस्त जरूरी नहीं कि हमको या आपको सब कोई प्रेज ही करेगा, बहुत लोग क्रिटिसाइज भी करते हैं। सो क्रिटिसाइज को वी शुड बी टेक एज अ पॉजिटिव टूल्स एंड और अपने आप को अपग्रेड करना, क्योंकि क्रिटिसाइज नहीं होगा तो फिर हम अपने आप को देखेंगे कैसे मेरे में क्या कमी है। तो क्रिटिसाइज भी बहुत अच्छा है। नाउ फियर ऑफ इल हेल्थ, यदि हमारे हेल्थ अच्छा नहीं है तो दोस्तों हमें वर्क करना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए, रनिंग पर जाना चाहिए, एक ऐसी कोई एक्टिविटी करना जिससे कि हमारा जो माइंड हो, बॉडी हो, वो एक अच्छा से काम कर पाए, एक हेल्दी मैनर में काम करें। तो हेल्थ इज ऑल्सो वेल्थ। सो हेल्थ नहीं होगा तो हम वेल्थ को कैसे एक्यूमुलेट करेंगे, कैसे वर्क कर पाएंगे। तो हेल्थ यहाँ पर ऑथर कहते हैं कि हेल्थ अगर प्रॉब्लम है तो हम हेल्थ एक्टिविटी, हेल्थ को बढ़ाएंगे, ग्रो करेंगे। फिर ऑफ द लॉस ऑफ लव, यस फियर। दोस्तों बहुत सारे लॉस यानी जो भी हमें प्यार करते हैं या अपने हैं तो वो हमें डर रहता है कि छोड़ के चले जाएंगे या सेपरेट हो जाएंगे। सो बाइबल में एक कोटेशन है कि देयर इज अ टाइम, देयर इज अ सीजन फॉर एवरीथिंग, टाइम टू बी लव, टाइम टू बी refrain from the love, time to be time to be plant, time to be a fruit। So क्योंकि नेचर में, यूनिवर्स में सब कुछ का एक समय होता है, तो जरूरी नहीं, क्योंकि जो कुछ हमारे पास है वो एक दिन चला जाएगा। इवन हम लोग भी एक दिन यहाँ से चले जाएंगे। सो हमें चीज़ों को जाने का शौक नहीं करना चाहिए, यानी लेट गो कर देना चाहिए, बाय बाय कर देना चाहिए। एंड से हमें अपने आप में एक पावर रखना चाहिए कि वी आर द कंप्लीट एंड सेल्फ में। यदि हमें कोई हमारे पास जो प्यार करना है या जिसे हम लाइक करते हैं उसे छोड़ के भी चला जाए तो नो मेंशन, वी शुड बी लेट इट गो एंड फ्लो लाइक अ रिवर एंड हमें कंटिन्यू में अपने आप को ही कंप्लीट समझना चाहिए, क्योंकि वी आर नॉट अलोन। वो हमारे साथ माइंड है, कॉन्शियसनेस है एंड हम अपने आप में संपूर्ण हैं।
और यदि हम डेबिट यानी अदरवेव सुपीरियर मैन में डेबिट डेटा कहते हैं कि यदि तुम हॉट हो जाते हो तो फिर तुम्हें एक नहीं कंटिन्यू स्टक नहीं रहना है, फिर से उठकर यू शुड बी ट्राई, यू शुड बी कंटिन्यू अपग्रेड योरसेल्फ एंड यू शुड बी वेलकमिंग अगेन द न्यू थिंग्स, द न्यू पर्सन इन योर लाइफ. द फियर ऑफ ओल्ड एज, तो देयर इज वी नो दैट द लॉ ऑफ नेचर इज क्रिएट एंड एवरीथिंग एट द एंड डिस्ट्रॉय, एवरीथिंग एट द एंड. सो वी शुड नॉट फियर. हमें लाइफ को ऐसा जीना चाहिए ताकि एवरी डे इज फुल ऑफ लाइफ, ताकि हमें अंत में रिग्रेशन ना हो लाइफ में कि मैंने लाइफ को जिया नहीं. सो वी शुड बी एंजॉय आवर लाइफ हैप्पीली एंड क्योंकि इचिगो इची में भी बताया गया कि लाइफ को हर एक मोमेंट यानी प्रेजेंट में एक ऐसा रिमार्केबल, एक गिफ्टेड बनाए, एक स्पेशल मोमेंट बनाए जिससे कि हमें यदि हम मर भी जाए तो हमें कोई शौक ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि हमने लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय किया था. एंड फियर ऑफ द डेथ तो एक नेचुरल लॉ है जिसको हम लोग कोई टाल भी नहीं सकता है. सो डेथ एक श्योर है क्योंकि बर्थ हुआ है तो सबका डेथ होना है. सो डेथ को हम एक्सेप्ट करें एंड ट्रस्ट एज डे, हम अपने आप को खुद सजेस्ट करें ऐसे कि हम एक ऐसे बीइंग है जो कि इंटेंजिबल एसेट्स है, यानी हमारा अस्तित्व. क्योंकि कृष्ण ने भी गीता में कहा है कि शरीर मरता है लेकिन जो हम लोग का कॉन्शियस माइंड है वो कभी नहीं मरता है, वो स्टोर हो जाता है एनर्जी के रूप में. एंड साइंस आल्सो से दैट एनर्जी नाइदर बी क्रिएट नॉट बी डिस्ट्रॉय. सो आवर कॉन्शियस यानी हमारा जो ब्रेन होता है, यानी ब्रेन तो मर जाता है, बॉडी मर जाता है, बट कॉन्शियस जो थॉट हो जाता है, जो जिसे हम कॉन्शियसनेस कहते हैं, वो कभी नहीं मरता है, वो स्टोर हो जाता है एनर्जी के फॉर्म में. सो हम लोग हमेशा के लिए लाइफ है, मरते नहीं हैं, और बॉडी मरता, हमारा शरीर मरता है. ऐसे हमें एक्सेप्ट करना चाहिए. थैंक यू.